हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम गामक विकास के चरण पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने गामक विकास यानी कि मोटार डेवलपमेंट के लिए आपने समझा था, लेकिन आज के लेक्चर में आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा किस अवस्था में किस तरीके से गामक विकास होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं शैशवावस्था में गामक विकास, उसके बाद हम देखने वाले हैं बचपनावस्था में गामक विकास और उसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था में गामक विकास। इनको हमें वन बाय वन करके पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग करना होगा वो करना होगा शैशवावस्था में गामक विकास। पर उससे पहले यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें ये मैं आपको बचपनावस्था में बताऊँगी। बचपनावस्था में जो गामक विकास है इसमें आप पढ़ेंगे सिर के क्षेत्र में गामक विकास कैसा होता है, भुजाओं तथा हाथों में गामक विकास कैसा होता है, धड़ के क्षेत्र में गामक विकास कैसा होता है, पैरों में गामक विकास कैसा होता है। ठीक, देखिए गामक विकास को हम लोग इंग्लिश में तो मोटार डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कई तरीके से आप जो है बोल सकते हैं। यांत्रिक विकास भी कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, गत्यात्मक विकास कहें, है ना। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। क्रियात्मक विकास भी आपका कहा जा सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं। जो सबसे पहले आपको रीड करना है वो पढ़ना है शैशवावस्था में आपका गामक या क्रियात्मक विकास। तो सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है शैशवावस्था में, शैशवावस्था में गामक विकास। शैशवावस्था में गामक विकास कैसा होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक, पहले समझ लीजिए, आपका जो गत्यात्मक विकास है वो आपके गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। जब गर्भधारण का जो समय होता है इस अवस्था से ही आपका क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो क्रियात्मक विकास है वो गर्भाधान के बाद आपका जो है प्रारंभ हो, नहीं, जब से आपका गर्भाधान होता है उसी समय से आपका क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है। ठीक, अगर कभी भी पूछा जाए कि क्रियात्मक विकास आपका कब प्रारंभ हो जाता है तो गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ना कि शैशवावस्था से, ना ही बाल्यावस्था से। तो याद रखिएगा कि गर्भकालीन अवस्था से ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक, क्योंकि बालक जो है गर्भकाल में ही आपकी गर्भकालीन क्रियाएं जो होती हैं, फेटल मूवमेंट्स जो होती हैं, उनको करना शुरू कर देता है। जन्म के समय के बाद बालक क्या करता है, बच्चे मांसपेशियों का नियंत्रण नहीं कर पाते, परंतु कुछ समय बाद जैसे ही क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है तो बच्चे अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं इन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उनको घुमा फिरा सकते हैं। अपनी शारीरिक जो गतिविधियां इनमें क्रमबद्धता आने लगती है। क्रमबद्धता का मतलब है, जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले कोई भी बच्चा होता है तो कोई भी चीज़ पकड़ता है तो वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आता है तो अपनी उंगलियों का संचालन सीखता है। तो ये क्या है, क्रमबद्धता है। ऐसा नहीं है कि पहले उंगलियों का संचालन सीखे उसके बाद बाजू का संचालन, नहीं। और जैसे ही बालक का जो क्रियात्मक विकास है या गामक विकास है वो शुरू होता है तो बालक जो है क्या होता है, दूसरों पर आश्रित होना उसका जो है घट जाता है। फिर वो अपने आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मांसपेशियों में मूवमेंट आ जाता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है वो। ठीक, तो आपको यही नोट करना है कि क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा। गत्यात्मक विकास कहें, गत्यात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से कालीन, ठीक है, गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक, बालक, आगे इसी में लिखिएगा पॉइंट में, बालक गर्भकाल में गर्भकालीन क्रियाएं, कौन सी गर्भकालीन क्रियाएं करता है, क्रियाएं करना शुरू कर देता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किक मारना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं वो शुरू कर देता है। कब? जब बालक क्या कब होता है, गर्भावस्था में होता है, मतलब पेट के अंदर होता है तब। ठीक, कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से लिखना है आपको, जन्म के कुछ समय बाद तक बच्चे मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ठीक है, नहीं कर पाते। ठीक, परंतु कुछ समय बाद होता क्या है कि क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है, परंतु कुछ समय बाद
कुछ समय बाद क्रियात्मक विकास की गति, क्रियात्मक या फिर आप गामक कहें, गामक विकास की गति तीव्र हो जाती है। और जब तीव्र हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मांसपेशियों का नियंत्रण करना सीख जाएगा, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट करिएगा कि 16 से 18 सप्ताह में माँ जो है भ्रूण की गति को महसूस करने लगती है। कब? 16 से 18 सप्ताह में। तो ये फैक्ट है आपका एक तरीके से, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। माँ भ्रूण की गति को महसूस करने लगती है, महसूस करने लगती है। क्यों? क्योंकि गामक विकास हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप नोट करिएगा कि क्रियात्मक विकास के द्वारा बच्चे अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुरूप घुमा फिरा सकते हैं। किसके थ्रू ही कर रहे हैं? क्रियात्मक विकास के थ्रू ही कर रहे हैं। तो क्रियात्मक विकास कहें या फिर गामक विकास कहें, गत्यात्मक विकास कहें, इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, अनुसार घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है। इसी के आगे लिखिएगा सकते हैं तथा विभिन्न शारीरिक गतियों में क्रमबद्धता, ठीक है। क्या? क्रमबद्धता का मतलब आपको समझा दिया था, और सार्थकता, ठीक है। क्रमबद्धता और सार्थकता आने लगती है, ठीक है, लाने में समर्थ होता है। देखिए, मैं आपको हर रोज़ एक चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी पर डिपेंडेंट इस टाइम मत होइए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा और ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से माइंड में रखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आप लोगों को नहीं करवा पाऊँगी, मेरे पास बहुत कम समय है। इस समय में आप सभी को पता है कि मुझे खुद भी वो काम करना है और मैं आपको भी वही करवा रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ, ठीक। सो आई होप आप इस चीज़ को समझोगे। बस आप लोगों को मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ और मेरा ऐसा उद्देश्य भी नहीं है, मैं नहीं छोड़ने वाली, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो क्रियात्मक विकास विकासात्मक निर्देश नियम के अनुसार होता है। इस नियम में होता क्या है? क्रियात्मक विकास पहले सिर, धड़ और अंत में पैर में होता है, ठीक है। हरलाक ने क्या कहा है? हरलाक एक महिला थी। हरलाक ने बचपनावस्था में होने वाले क्रियात्मक विकास को इन्होंने 4 भागों में बांटा। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, दूसरा भुजाओं के और हाथों में क्रियात्मक विकास, तीसरा धड़ के क्षेत्र में, और चौथा कौन सा है? पैरों में क्रियात्मक विकास। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना होगा? आपको यही नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? आइए, क्रियात्मक विकास, मैं पेन थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ, ज़्यादा पतला होगा। क्रियात्मक विकास, विकासात्मक निर्देश नियम के अनुसार होता है। विकासात्मक नियम निर्देश के अनुसार होता है, ठीक। इस नियम के अनुसार होता क्या है? क्रियात्मक विकास पहले कहाँ से? सिर, पहले सिर, फिर उसके बाद धड़, तथा अंत में क्या होता है? पैर में, अंत में पैरों में होता है, ठीक है। अब हरलाक ने इसी को थोड़ा सा इन्होंने डिवाइड करके बता दिया, ठीक। हरलाक, इनका जो मतलब जिस तरीके से डिवाइड करती हैं, बताते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हरलाक ने बचपनावस्था में होने वाले क्रियात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। कितने? 4 चरणों में, या 4 भाग कहें तो वो ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। 4 भागों में बांटा है।
पता मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ भी जैसे कहती हूँ तो आप लोग उस चीज़ को समझते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ज़्यादा लोग तो नहीं हैं यूट्यूब में, पर मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी लोग हैं बड़े ही मतलब समझदार टाइप के लोग हैं, समझते हैं हर चीज़ को। और ऐसे लोग बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। ये ऐसा जीवन है ना, 21st सेंचुरी है, जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। पर आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हो, सपोर्ट करते हो हद से ज़्यादा। उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी आप सबकी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहिए मल्टीपल टाइम। ये नहीं कि एक बार देख लिया बात खत्म, नहीं। जैसे हम जिसको चाहते हैं आप समझ ही गए होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो क्या होता है बार बार देखने को मन करता है। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ दिन के लिए अपना साथी बना लेना है, ठीक है। आइए, इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नेत्र गति को देखेंगे। किसको? नेत्र गति को देखेंगे। नेत्र गति में क्या होगा? नेत्र गति में होगा जन्म के समय शिशु की अपनी दृष्टि को कहीं नहीं टिका पाता। आपने देखा होगा कि जन्म के समय शिशु जो है अपनी दृष्टि को कहीं नहीं टिकाता है ना। किंतु गैसेल के अनुसार जन्म के पश्चात 12 घंटे तक नेत्रों में किसी प्रकार की गति नहीं होती, ऐसा गैसेल ने कहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 12 घंटे के बाद नेत्रों में गतिशीलता वस्तुओं के प्रति जो है प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे 3 माह की अवस्था तक वह दृष्टि को पूर्णता टिकाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। मतलब बालक जो है वो 3 माह की अवस्था में दृष्टि जो है अपनी इसको टिकाने का मतलब समझ रहे हैं, एक जगह अपना जो है फोकस करने में क्या हो जाता है, अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने क्या सुना है कि जन्म के समय शिशु की दृष्टि कहीं नहीं टिकती है ना। लेकिन गैसेल ने कहा है कि जन्म के बाद 12 घंटे तक नेत्र की जो गति है वो नहीं टिकती, लेकिन 12 घंटे बाद होता है कि वो क्रिया प्रारंभ कर देता है। तो लिखिए इसी में कि जन्म के समय शिशु अपनी दृष्टि को कहीं नहीं टिकाता, कहीं भी नहीं टिकाता। या फिर देखिए जन्म के समय होगा क्या कि बालक बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम तो उसको इतना नहीं आइडिया होगा ना, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सीखने लगता है। तो आपको लिखना है टिका सकता है, ठीक। किंतु जो गैसेल ने क्या कहा है, अब गैसेल ने इसी को थोड़ा सा और अच्छी भाषा में बोल दिया है। गैसेल के अनुसार अब जब मनोवैज्ञानिक तर्क आ गया यहाँ पर तो ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। गैसेल के अनुसार जन्म के पश्चात 12 घंटे तक, कब, RH का मतलब R समझिएगा, 12 घंटे तक नेत्रों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। क्या होता है? किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, ठीक। इसी में आपको आगे नोट करना है, क्या नोट करना है कि कोई भी गति नहीं होती है। इसके बाद, किसके बाद? 12 घंटे के बाद, इसके बाद ब्रैकेट में 12 घंटे बाद क्या होता है, नेत्रों में गतिशील वस्तुओं के प्रति क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेत्रों में गतिशील वस्तु के प्रति क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। क्रिया क्या कर देता है, वो प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक। फिर आगे नोट करिएगा, और धीरे धीरे क्या, और धीरे धीरे क्या होता है, लगभग 3 माह, जब 3 माह का होता है बालक तो लगभग 3 माह की अवस्था तक वह दृष्टि को पूर्णतया टिकाने में सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो ये हो गया आपका किस में, आपका नेत्र गति पढ़ लिया आपने। अब इसी में आपको सेकंड में क्या बताने वाली थी, देखो मैंने पहले ही इसीलिए लिखवा दिया था। अब आपको पढ़ना है मुस्कुराना, ठीक है। तो मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है ना।
ऐसी कुछ वो सॉन्ग है। तो मुस्कुराना भी देख लीजिए। मुस्कुराना क्या है, एक सहज क्रिया है ना, जो शिशु के जन्म के प्रथम सप्ताह में ही पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शिशु तो ऐसे होते हैं कि पैदा होते हैं और जैसे ही बोलते हैं अरे बेटा तुम्हारे दादाजी हैं, तो पहले ही दिन वो हंस देते हैं। मैंने इवन अभी नोटिस किया है, मेरे भतीजी है तो ऐसा नोटिस किया गया है। कई सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन प्रथम सप्ताह में ही बालक में ये जो है जन्म के समय के प्रथम सप्ताह में ही बालक में पाई जाती है। ठीक है, प्रारंभ में ये जो क्रिया होती है तब प्रकट होती है जब शिशु किसी अंग को स्पर्श, मतलब शिशु के किसी अंग को स्पर्श किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, वो सामाजिक संपर्क में आता है, सामाजिक मुस्कुराहट उसमें आ जाती है। सामाजिक मुस्कुराहट समझ रहे हैं, दूसरों के मुस्कुराने पर प्रतिक्रिया देना, ये होती है सामाजिक मुस्कुराहट। तो सामाजिक मुस्कुराहट का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक, तो ये कब होता है, 3-4 माह तक पूर्ण हो जाने पर जो है करने लगता है। ठीक, तो आपसे यही पूछा जाएगा सामाजिक मुस्कुराहट वाली बात। तो आपको बस इतना सा ही नोट कर लेना है कि सामाजिक मुस्कुराहट, सामाजिक मुस्कुराहट, सामाजिक मुस्कुराहट। अब सामाजिक मुस्कुराहट अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिए इसी में, दूसरों के मुस्कुराने, दूसरों के मुस्कुराने पर प्रतिक्रिया, दूसरों के मुस्कुराने पर प्रतिक्रिया। ठीक, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्कुराना। ठीक है, मुस्काना लिख सकते हैं आराम से। इसका प्रदर्शन आगे लिखिएगा इसी में कि इसका प्रदर्शन शिशु 3 से 4 माह, ठीक है, ऐसे डैश करके लिखिएगा, 3 से 4 माह का पूर्ण हो जाने पर ही करता है। अभी आपको थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है नॉइज़ वगैरह आती होगी, देखिए उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं कैसी सिचुएशन में वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए, आप जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो उन सबको बेहतरीन तरीके से पता है कि मैं बहुत मुश्किल में, मेरा कोई पर्सनल रूम भी नहीं है, मैं बहुत मुश्किल में वीडियोज़ आपके लिए बना पाती हूँ। तो उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये देखिए, कोई मतलब स्टडी का मैटर है तो यहाँ मैनेज कर लेना चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट हो तो भैया हम क्यों मैनेज करें, यहाँ पर ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैनेज कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक, तीसरा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिर को ऊपर उठाना। देखिए, सिर को ऊपर उठाने के बारे में तो एक बार सीटेट में भी प्रश्न बना है, सिर को ऊपर उठाना। आइए देखते हैं सिर को ऊपर उठाने में क्या आप देखेंगे। देखिए, जो जन्म के बाद सिर और गर्दन की मांसपेशियां हैं वो अत्यंत शिथिल होने के कारण शिशु का सिर जो है इधर उधर लुढ़क जाता है। आपने देखा होगा कि शिशु का जो सिर है उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जब कभी भी बच्चा जो उनको आप लेंगे तो होता क्या है, जन्म के बाद विशेष रूप से बोला जाता है कि सिर अच्छे से आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है शिशु का सिर इधर उधर लुढ़क जाता है, जिससे शिशु को सिर उठाते समय हाथ का सहारा हम लोग को देना ही पड़ता है। आप देखिएगा, कभी भी जब हम लोग नया नवेला जो बेबी पैदा होता है तो जब उसको देखने जाते हैं तो विशेष रूप से जो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमसे यही कहते हैं कि बेटा सिर को सहारा दीजिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उस टाइम उसकी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, तो इधर उधर लुढ़कने की बचाने के लिए ये करना पड़ता है हमें। ठीक है, 2 माह की अवस्था में यदि शिशु को पेट के बल हम लिटा दें तो उसके सिर को काफ़ी ऊंचा उठा लेता है वो। 6 माह का बालक क्या करता है, बिना सहारे के बैठकर अपने सिर को इधर उधर घुमा सकता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको यही नोट करना है। 2 माह की आयु, 2 माह की आयु में, 2 माह की आयु में यदि हम शिशु को पेट के बल, कैसे, शिशु को पेट के बल क्या करें, पेट के बल हम उसको लिटा दें, पेट के बल लिटाया जाए तो, अगर पेट के बल उसको लिटाया जाए तो वह अपने सिर को काफ़ी ऊंचा उठा लेता है। ठीक, अब इसी में वो 6 माह वाला फैक्ट लिखना है कि 6 माह का जो आपका बालक है, 6 माह का बालक बिना किसी सहारे के, बिना मतलब अगर आप इसको सपोर्ट भी नहीं देंगे तो बिना किसी सहारे के बैठकर वो, हालांकि उसमें उतना ज़्यादा नहीं बैठ पाता है इस अवस्था में 6 माह में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बैठने लगता है, तो अपना सिर भी उठाने लगता है, सिर को इधर उधर आगे लिखिएगा घुमा सकता है,
इधर उधर घुमा सकता है। फिर देखना वो ऐसे 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 गर्दन घुमाता है फिर तो तेज़ तेज़। तो ये क्या है, उसकी मतलब सिर को ऊपर उठाने की क्रिया आपने समझी। अब यहाँ पर हमें जो बी पढ़ना है, बी पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। अब हमें जो बी पढ़ना है वो पढ़ना है भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास। तो हेडिंग करिए, मतलब सब हेडिंग टाइप की, भुजाओं तथा हाथों में, भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास, में क्रियात्मक विकास। भुजाओं और हाथों में क्रियात्मक विकास कैसे होता है, आइए इसको जानते हैं। बचपनावस्था में हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियाओं का विकास होता है उनमें पकड़ने की क्रिया जो होती है वो हमारी मेनली जो है वो ही होती है। कौन सी, पकड़ने की क्रिया। तो बचपनावस्था में हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियाओं का विकास होता है उनमें मेन कौन सी है, तो हाथों में पकड़ने की जो क्रिया है वो मानी जाती है। इसमें बच्चा अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है, जैसे हाथ फैलाने की क्रिया हो जाएगी, वस्तु को छूने की क्रिया, वस्तु को पकड़ने की क्रिया, मुट्ठी को पकड़ना, ये सब क्या है, ये इसके हाथों की क्रिया को दर्शाता है। ठीक, तो यही आपको नोट कर लेना है। बचपनावस्था में हाथों, बचपनावस्था में हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियाओं का विकास होता है, उनमें पकड़ने की जो क्रिया है, कौन सी, पकड़ने की क्रिया कैसी होती है, प्रमुख है। तो इनमें पकड़ने की क्रिया प्रमुख है। ठीक, इसमें अब देखिए इतने आप लोग समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे इसमें बच्चा क्या क्या करेगा पकड़ने की क्रिया में। तो बच्चा अनेक प्रकार की क्रिया करता है। जैसे कौन कौन सी करेगा, आइए देखते हैं। जैसे आपके हाथ फैलाने की क्रिया, हाथ फैलाने की क्रिया वो करेगा। ठीक, और क्या करेगा, वस्तु को छूने की क्रिया, वस्तु को छूने की क्रिया करने लगता है बालक। और क्या करता है, मुट्ठी से पकड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बी पॉइंट पढ़ लिया। अब जो हमें सी पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। आइए देखते हैं धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। आज में हम लोग गामक विकास पूरा पढ़ लेंगे ताकि अगले दिन भाषा विकास पढ़ें। ठीक है, अभी तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है इसमें। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अलग से दिया गया है, तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को अच्छे से ही तैयार करना है। ठीक, सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाने पर कंधों और धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आने लगती है, जैसे बैठना, पलटना, लुढ़कना। ठीक, तो आपको यही नोट करना है, सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाने पर कंधों और धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, परिपक्वता आने लगती है। जैसे क्या क्या परिपक्वता आएगी, एक तो देखिए बैठने की क्रिया होती है, बैठना हो जाएगा आपका, बैठना पलटना, और क्या हो जाएगा, लुढ़कना, ये सब चीज़ें। ओके, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या, पैरों में क्रियात्मक विकास। तो यहाँ पर अपना डी हेडिंग करिए, पैरों में क्रियात्मक विकास, पैरों में क्रियात्मक विकास। ठीक, तो पैरों में क्रियात्मक विकास किस तरीके से होता है, देखिए पैरों में क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सबसे पहले चलना आता है। आपसे एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके पैरों में क्रियात्मक विकास में सबसे पहले क्या आएगा, चलना आएगा। तो बालकों की चलने की क्रिया का क्रमिक विकास होता है, जैसे लुढ़कना, झटके के साथ चलना, घिसटना, रेंगना, ये सब आता है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है, पैरों के क्रियात्मक विकास में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम चलना आता है। क्या? चलना आता है। ठीक है। बालकों के चलने की जो क्रिया है, बालकों के चलने की क्रिया का क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास होता है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले बच्चा लुढ़कता है। क्या करता है? लुढ़कता है, लुढ़कना। ठीक है, लुढ़कना। 1 सेकेंड। लुढ़कना। ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें? झटके के साथ चलना। झटके के साथ चलना। झटके के साथ चलना। तीसरा इसमें क्या हो सकता है? घिसटना। ठीक है, घिसटना तो जान ही रहे होगे आप लोग। और इसमें चौथा होता है रेंगना। ठीक है, जिसमें घिसटने वाला सबसे मतलब हम कहेंगे कि बहुत ही खतरनाक होता है बच्चों के लिए, तो है ना। अब ये आपने पढ़ लिया पैरों में क्रियात्मक विकास। तो ये आपका खत्म हो गया कौन सा? बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। अब आपको पढ़ना है आपके बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। तो आइए देखते हैं बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होता है। हेडिंग करिएगा, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, इस तरीके से आपको हेडिंग कर लेनी है अपनी कॉपी में। और देखते हैं इसको। तो बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था क्या है? बचपनावस्था के बाद की अवस्था है। बचपनावस्था में जब बालक के हाथ, पैर, सिर, धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाती है, तो वो अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तब उसकी क्रियात्मक कौशल, जो मोटार जो स्किल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में हाथ, पैर और उसके विभिन्न जो कौशल हैं, इनका विकास होता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेना एक तरीके से कि बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था होती है। ये तो देखिए अंडरस्टूड है, ये पता ही होना चाहिए कि बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था होती है। फिर भी अगर ना पता हो तो एक बार लिख लीजिए, बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था है। बाद की अवस्था है। ठीक, किसके बाद की? बचपनावस्था के बाद की अवस्था है। बचपनावस्था में जब बालक के बचपनावस्था में जब बालक के हाथ हुआ, पैर हुआ और क्या हुआ? सिर हुआ तथा धड़। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हुई उसकी धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाती है। क्या? परिपक्वता आ जाती है। ठीक, तो बालक में क्या आ जाती है? बचपनावस्था में इन सब चीज़ों में परिपक्वता आ जाती है। तो वह अपने, आगे लिखिएगा, तो वह अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है, तब उसके, आगे लिखिएगा, तब उसके जो क्रियात्मक कौशल यानी कि मोटर स्किल हैं, मोटर स्किल्स, इन सब का विकास होता है। ठीक, लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में, आगे नीचे पॉइंट लिखिएगा आप लोग, लगभग 3 से जो 11 वर्ष की अवस्था है, लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में हाथ और पैर के विभिन्न कौशलों का विकास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? 6 से 11 वर्ष की अवधि में स्वयं खाने, स्वयं कपड़े पहनने, स्वयं स्नान करने, सफाई से संबंधित जो कौशल हैं, इन सब का अधिक विकास हो जाता है। तो ये तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि 6 से 11 वर्ष की अवधि में बालक क्या करता है? स्वयं खाने लगता है। एक बार लिख लीजिए फिर भी, 6 से 11 वर्ष की अवधि में एक
6 से 11 वर्ष की अवधि में स्वयं खाने, स्वयं खाने, स्वयं कपड़े पहनने, स्वयं कपड़े पहनने, स्वयं कपड़े पहनने और स्वयं स्नान करने, स्वयं स्नान करने तथा सफाई से संबंधित जो कौशल है, सफाई से संबंधित कौशलों का अधिक विकास हो जाता है, का अधिक विकास हो जाता है। ठीक है। और इस अवधि में बालक विद्यालय में भी अनेक कौशलों को सीखता है। स्कूल में जाता है, लिखता है, चित्रकारी करता है, नाचता है, गाना गाता है, सिलाई करता है, मिट्टी से कुछ चीज़ें, खिलौने वगैरह बनाता है। ये सब चीज़ें फिर वो विद्यालय में भी सीख जाता है। ठीक। अब यहाँ पर लास्ट आता है, एक बार आप थोड़ा सा किशोर अवस्था में भी देख लीजिए। तो किशोर अवस्था में एक बार आप देख लीजिए, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट आप नोट करिएगा जैकिन्स के अनुसार। किसके? जैकिन्स के अनुसार। जैकिन्स के अनुसार जो है, जैकिन्स ने क्या कहा है, जो गत्यात्मक क्रियाएं हैं लड़कों की अपेक्षा अधिक जो है। अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस पॉइंट को मैं कल आपको क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे। ठीक है, अब हम यहाँ पर किशोर अवस्था में देखने वाले हैं कि किशोर अवस्था में गत्यात्मक विकास कैसे होता है। कल क्लास आने से पहले सबसे पहले यही पॉइंट बता दूंगी। ठीक है, नोट करना है किशोर अवस्था में कि गत्यात्मक विकास अपेक्षाकृत उच्च स्तर का हो जाता है। ठीक है, गत्यात्मक जो विकास है, गत्यात्मक विकास अपेक्षाकृत उच्च स्तर का हो जाता है। किसका? उच्च स्तर का हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाल्यावस्था की तुलना में इस उम्र की क्रियाएं अधिक तीव्र व जटिल होती हैं। बाल्यावस्था की तुलना में इस उम्र में, मतलब किशोर अवस्था में, इस उम्र में क्रियाएं अधिक तीव्र होती हैं, अधिक तीव्र व जटिल होती हैं। ठीक। सो ये रहा आपका आज का पूरा गत्यात्मक विकास के बारे में कि किस तरीके से होता है। इसके चरण आपने देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। अब कल के लेक्चर में मैं आपको भाषा विकास पढ़ाऊंगी और जो पॉइंट आज का जो क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने, नोट्स आप बना रहे होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे और जो चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी उन सबको इम्प्लीमेंट करके, यहाँ की चीज़ें जो सीख रहे होगे उन सबको कंबाइन करके पढ़ोगे, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी कंटेंट के भरोसे रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे, मैं लिख के दे देती हूँ, कोई सी शक्ति नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करा पाए। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, बिना प्रैक्टिस के आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे, ये कंटेंट बहुत रिलायबल है आपके लिए, लेकिन ये कंटेंट आप तभी अच्छे से, मतलब एक तरीके से समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस करिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।